ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं। किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान सरकार लश्कर राहुल के बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो पता नहीं आप लोग मॉनसून सेशन की बहस देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। बहस विपक्ष पर और राहुल गांधी कांग्रेस पर वहीं भारी पड़ती जा रही है। जो मैंने आप लोगों से बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि सवाल पूछने के लिए भी अकल चाहिए। मैं कहता था कि तुम्हारी ये फितरत कितने गिरे तुम पर किसी दिन बहस में भारी पड़ जाएगी और विपक्ष को ये ऑपरेशन सिंदूर पर बहस मांगनी ही नहीं चाहिए थी और वो ही होता लोकसभा में राज्यसभा में साथियों नजर आ रहा है। सवाल पूछने के लिए अकल चाहिए। मैंने वीडियो में यही कहा था कि सवाल पहले सकारात्मक पूछो, पहले ये पूछो उनके क्या नुकसान हुए, उसके बाद धीरे से ये भी पूछो अगर हमारा नुकसान हुआ तो क्या हुआ और अगर हुआ तो क्यों हुआ। तो बिना वक्त जाया करे कंपाइलेशन लेके आया हूं आप लोगों के लिए। तो सीधे चलते हैं कांग्रेस की सांसद ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बोल रही है। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। जी हां साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सुन लिया होगा, आप लोग चौंक गए होंगे। मैं सारे डिबेट्स को फॉलो कर रहा हूं जो इस टाइम मॉनसून सेशन में चल रहे हैं कि ये एक तमाशा था और ये पूछते हैं कितने गिरे। ये सांसद हैं, ये लोकसभा राज्यसभा के पटल पर सवाल पूछे जा रहे हैं। ये कोई इंटरव्यू या चुनावी रैली नहीं है। दूसरा, मैंने मार्क किया राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज। जब राजनाथ सिंह जी शुरू में बोल रहे थे और सेना के शौर्य की प्रशंसा कर रहे थे, हमने उनके क्या क्या नुकसान किए ये बता रहे थे, तो राहुल गांधी और विपक्ष एक औपचारिकता के चलते ही एक लाइट क्लैपिंग या थंपिंग ऑफ द डेस्क तक नहीं कर रहा था। और ये लोकसभा में बैठता कैसे है? क्या आपने कभी किसी सांसद को, हमारे राजनाथ सिंह जी, जयशंकर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो भूल जाइए, किसी भी सांसद को, चाहे वो ट्रेजरी बेंच का हो चाहे विपक्ष का हो, कि सेना की प्रशंसा हो रही है, बाद में कहते हैं हम सेना का सम्मान करते हैं और हाथ नीचे करके इनसे थंपिंग ऑफ दी बेंच तक नहीं हो पा रही है। अब बात आई वहां पर जो विपक्ष ने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला और डोनाल्ड ट्रंप ने वो बोला, इतनी बार बोला, उसने ये बोला, तो इस पे अमित शाह जी ने कैसे धोया ये देख। भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले। जी हां साथियों, वही बात जो एनालिस्ट और हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं कि उनके बोलने से क्या होता है, तुम्हारे देश का चुनी हुई लीडरशिप क्या बोल रही है और फौज क्या बोल रही है, तुम ये देखो। लेकिन इनको यकीन दूसरे पर है और अपने पर नहीं है। इसके बाद चलते हैं राजनाथ सिंह जी ने कैसे मौज ली, जरा वो देखिए। बहुत लंबे ये डिबेट्स थे, सारे देखने पड़े। एक छोटा सा कंपाइलेशन आप लोगों के लिए बनाने के लिए। उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। 71 के युद्ध में, 71 के युद्ध में
जब हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, मैं उस समय की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। हमने अपने राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की प्रशंसा की। हमने ये नहीं देखा कि किस दल की सरकार है, किस विचारधारा की सरकार है, इसकी चिंता नहीं की कभी। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर उस समय के नेतृत्व की प्रशंसा की थी। हमने इस बात की खुशी जाहिर कि हमने अपने शत्रु को सबक सिखाया। हमने उस दौरान यह प्रश्न नहीं पूछा कि सबक सिखाने के दौरान में भारत के कितने प्लेन्स गिरे, भारत के कितने इक्विपमेंट्स बर्बाद हुए। यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय उस समय भी हम लोगों ने नहीं पूछा। यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। जी हाँ साथियों, पेंसिल टूट गई थी या रबर टूट गया था या कटर टूट गया था। तो साहब देखिए, आज देखिए आपका भाई कितने दिन से ये बात बोल रहा था, मैंने इस पे वीडियो भी अपलोड किया था कि अरे राहुल गांधी, सवाल पूछने का तुम्हें हक है, लेकिन सकारात्मक सवाल पूछो। 10 सवाल पूछो, 3-4 सवाल ना पूछो, 5 सवाल पूछो कि भारत ने उनका क्या क्या नुकसान किया। उसके लिए भारत की सरकार को और भारत की फौज, एयरफोर्स को सलाम करो, उनकी प्रशंसा करो, उनको बधाई दो। फिर उसके बाद धीरे से 3 सवाल वो पूछ लो जो तुम्हारे दिल में हैं, जो गैस तुम्हारे अंदर बन रही है। अब लोग कहेंगे रिजवान हर एक को राय देता रहता है। आज सोचो अगर तब विपक्ष ने और राहुल गांधी ने रिजवान अहमद की मान ली होती और सकारात्मक सवाल पहले पूछे होते, बाद में यह पूछा होता कि अगर कोई नुकसान हुआ देश को इसके बारे में बताइए, वहां से यह खबर आ रही है, इसकी आप पुष्टि करिए। आप जब तक पुष्टि नहीं करेंगे हम उनकी खबर पर विश्वास नहीं करेंगे। और यह कह के आप सरकार पर दबाव बनाते, अरे मूर्खों, मुझे अपना एडवाइजर रख लो यार, इतने तरीके से तुम्हें बताऊंगा सवाल कैसे पूछे जाते हैं। अब इसके बाद बारी आई अनुराग ठाकुर जी की। इनका तो काम है लोकसभा में खड़े होकर राहुल गांधी को और कांग्रेस को ट्रोल करना। अब सुनिए इन्होंने कैसे विपक्ष को और राहुल गांधी को कितनी बुरी तरीके से ट्रोल किया। अब माननीय सभापति जी, आज सदन ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं में होड़ लगी थी कि कौन पाकिस्तान का सबसे सगा, सबसे प्रिय उभर कर सामने आए। और एक पूर्व गृह मंत्री ने जो कल इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में साफ देखने को मिलता है, वो कहते अगर पाकिस्तान का हाथ इसमें नहीं दिखता है तो आप कैसे कहते हो कि पाकिस्तान से टेररिस्ट आए। और मैं इतना जरूर कहूंगा, पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान सरकार लश्कर राहुल के बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान सेना के प्रोपेगेंडा वीडियो में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बयान को लेकर पूरी दुनिया भर में दिखाया जा रहा है। कहने को तो आईएनसी है, लेकिन आईएनसी अब इनके बयानों और इनके तरीकों से यही लगता है ये अब कहीं इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस बन गई है। पूरे ऑपरेशन सिंदूर में श्रीमान राहुल गांधी जी का सबसे ज्यादा रुचि ये जानने में थी कि भारत के कितने विमान मार गिराए। उनका एक बयान भी ऐसा नहीं है जहां उन्होंने जानने की कभी कोशिश की हो कि हमारी सेना ने, हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान में कितनी तबाही मचाई है, पाकिस्तान के कितने आतंकवादियों को मार दिया है, पाकिस्तान के कितने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया है, उनके कितने डिफेंस सिस्टम को खत्म किया है, उनके कितने एयरबेस उड़ाए हैं, पाकिस्तान को कितनी हानि पहुंचाई है। इसमें राहुल जी का कोई इंटरेस्ट नहीं था। मात्र जी हाँ साथियों, वही बात घूम घूम के आ रही है कि सवाल तुमने नकारात्मक पूछे, सवाल देश और सेना का मनोबल गिराने वाले पूछे और सवाल पाकिस्तान का मनोबल बढ़ाने वाले पूछे। आगे चलते हैं, अब सुनते हैं जयशंकर जी को, फिर वीडियो खत्म करेंगे। Sir, we heard about warnings about China, cautions about China,
China is planning this, China is planning that. But sir, I want to remind this House, Doklam crisis was on. The leader of opposition decided to get a briefing from whom? Not from the government, not from the emir, from the Chinese ambassador. He took his briefing from the Chinese ambassador when our military was confronting the Chinese military in Doklam. यस, ये हकीकत है। अगर किसी को ना पता हो तो जुलाई 8 को 2017 को जब डोकलम पर दोनों फौजें आमने सामने थी, भिड़ंत का माहौल बना हुआ था, तो राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं यकीन करूंगा चाइनीज एम्बेसडर पर, लियू ज़हुई पर, और वो उससे टाइम लेते हैं और राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसडर के साथ जाके मिलते हैं ये समझने के लिए कि डोकलम में हो क्या रहा है। उसके बाद जब यह खबर लीक होती है और चाइनीज वेबसाइट पर आ जाती है तो कांग्रेस पार्टी इसको डिनाई करती है, लेकिन क्योंकि यह खबर चाइनीज वेबसाइट पर आ चुकी होती है, जो एम्बेसी की वेबसाइट थी, वो चाइनीज एम्बेसी उस वेबसाइट को से इस खबर को विड्रॉ करती है, लेकिन बाद में कुछ घंटे बाद कांग्रेस इस बात को एडमिट करती है कि डोकलम के बारे में जानने के लिए राहुल गांधी ने जिसको पसंद किया था या ऑथेंटिक माना था वो था भारत में चाइनीज एम्बेसडर। ये बिल्कुल फैक्ट है। जयशंकर जी इतनी बात भी बढ़ा घटा के नहीं कर रहे हैं। 2 कौड़ी के लोग जाकर चाहे तो गूगल करके इस खबर को चेक कर लें। आगे सुनिए। The very people today who are cautioning us on China are the people who allowed 3G and 4G to come from China. It is this government which made sure there was a made in India 5G. We were asked, why did you stop at this time? Why did you not go further? Please see who's asking this question. This question is being asked by people who after 26/11 felt that the best action was inaction. 26/11 happened in November of 2008. What was the reaction? The reaction was Sharm el-Sheikh. Was that diplomatic? Was it covert? Was it military? Now what is Sharm el-Sheikh? In Sharm el-Sheikh, the then government and the Pakistani Prime Minister agreed terrorism is a main threat to both countries. Now today sir, people are saying, America is hyphenating you, Russia is hyphenating you. That is what I heard Dipinder Huda ji say. Hello, you are hyphenating yourself. जी हाँ साथियों, जल्दी से इसका कुछ भाइयों बहनों के लिए इसका हिंदी में अनुवाद करके बता दूं जो जयशंकर जी ने बोली कि जो लोग आज हमसे पूछ रहे हैं कि आप रुक क्यों गए, आपने सीज फायर क्यों किया, ये वो लोग हैं जो 26/11 के बाद हाथ पे हाथ रख के बैठ गए थे और फौज एक्शन के लिए उनसे अनुमति मांग रही थी और अनुमति नहीं मिल रही थी। जयशंकर जी ये कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 26/11/2008 में हुआ था और जुलाई 16 2009 में श्री मनमोहन सिंह जी ने और सैयद रजा गिलानी ने, जो उस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, शर्म एल शेख, विदेश की धरती पर बैठ के एक डिक्लेरेशन दिया था, जिस डिक्लेरेशन में यह कहा था कि हम दोनों देश आतंक से पीड़ित हैं और हम दोनों को मिलकर आतंक से लड़ना चाहिए। और बात खत्म करने से पहले ये कांग्रेस पहले यह बताए कि 1947 में तुमने क्यों यूनाइटेड नेशन की बात मानकर सीज फायर डिक्लेयर कर दिया था, पूरा तुमने कश्मीर क्यों नहीं लिया। और ये भी बताएं कि जो 71 में एक बहुत बड़ी कामयाबी माना जाता है, और आबिद राजनाथ सिंह ने भी बोला 71 की कामयाबी को लेकर, मैं एक सीधा सवाल पूछता हूं 71 की कामयाबी को लेकर मेरे साथियों, कि क्या 97,000 उनके पाकिस्तानियों का सरेंडर कराना और फोटो इस देश के लिए, सारे स्वाभिमान के लिए बुतेरी थी? क्या बांग्लादेश को तोड़ना और लगभग 1 लाख पाकिस्तान के लोगों के सरेंडर को लेकर क्या उस टाइम पीओके निगोशिएट नहीं हो सकता था या हो सकता था? तो वहां तुमने सरेंडर क्यों किया ये बताओ। और उसके बाद 26/11 जैसी घटना के बाद तुमने क्या किया
ये बताओ। तो ये था साथियों एक छोटा सा कंपाइलेशन, हो सकता है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।